क्योंकि जो सेक्शन 10 है, सेक्शन 10 जो है वो किस बारे में बात कर रहा है, व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। क्योंकि अब यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ है वो ये समझने वाली है कि ऐसे कौन से एग्रीमेंट्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और कौन से नहीं होंगे। तो इस सेक्शन 10 सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, क्योंकि ये स्पेसिफाई करता है, क्योंकि ये जो है इसमें ऑब्जेक्ट क्लियर करता है कि कितने या क्या फ़ीचर होना चाहिए तब वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाए। इसको पढ़ लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ़ दे आर मेड बाय फ्री, क्या लिखा है, फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object and are not hereby expressly declared to be void, है ना। जितने भी एग्रीमेंट होते हैं वो सब कॉन्ट्रैक्ट है। अब यहाँ पर एक बात और समझ में आती है, ज़रा एक मिनट रुकिएगा प्लीज़, मेरे को जो है थोड़ी सी वॉइस कम आ रही है, एक मिनट रुकिएगा ज़रा। हाँ जी, अब बताइए, अब क्या क्वेश्चन था आपका। सर सर मतलब जैसे कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट तो तब बनता है जब प्रपोजल और एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन हो जाता है, हाँ ठीक है। और फिर सर जब वो कोर्ट के द्वारा या लॉ के द्वारा एनफोर्स हो जाता है तब उसे कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। हाँ बिल्कुल सही है ना। अब ये तो एग्रीमेंट बनने वाली प्रोसेस, यानी कि एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है ये आपने बताया, है ना, जिसमें हाँ एग्रीमेंट बनने के लिए एक प्रोसेस जो है वो जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, और और उन हाँ डेफिनेशन से हमें जो समझ में आया था वो ये आया था कि ऑफ़र, जब ऑफ़र होगा तो उसकी एक्सेप्टेंस होगी, और जब जैसे ही हाँ एक्सेप्टेंस होती है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। अब उस प्रॉमिस में क्या है, हाँ कंसिडरेशन शामिल होना चाहिए, है ना। हाँ कि जैसे ऑफ़र किया हमने आपसे, आपको हमने कोई ऑफ़र दिया, अब उस ऑफ़र को किस तरीके से जो है एक्सेप्ट किया जाएगा, वो एक्सेप्टेंस आपने उसी तरीके से कर दी तो मुझे उसमें आपकी कंसिडरेशन जो है वो शो होगी, ठीक। या हाँ आप प्रॉमिस करेंगे कि नहीं मैं इस तरीके से ऐसा कर देती हूँ या करूँगी, तो वो चीज़ क्या होगी, आपकी कंसिडरेशन शो करेगी, उसमें आपकी एक कंसेंट रहेगी, उसमें जो है करने की आपकी एक कोई इच्छा जो है वो भी मुझे देखेगी, और उसको करने के लिए आप और एक्स्ट्रा क्या चीज़ करते हैं, मॉनेटरी कुछ सहायता कुछ दे रहे हैं या कुछ हाँ पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी मायने हैं उसके, तो वो हम उसको कंसिडरेशन कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि प्रॉमिस हो गया, प्रॉमिस में कंसिडरेशन प्लस कंसेंट, कंसेंट कैसी, फ्री कंसेंट होना चाहिए, फ्री हाँ कंसेंट होगी। अब फ्री कंसेंट के बाद में जब ये सब चीज़ें मिल गई, पूरा इंग्रेडिएंट सब आ गया, तो फिर जो है वो चीज़ क्या बन जाएगी, एग्रीमेंट बन जाती है ना। और फिर वही एग्रीमेंट जो है वो क्या होगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। पर अब वो कॉन्ट्रैक्ट कब कहलाएगा और कब नहीं कहलाएगा, ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि क्या होता है कि हर एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, और पर हर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीमेंट होता है, ठीक है। हाँ ये इस लाइन को लिख लीजिए, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, क्योंकि जनरल क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, पूछ लिया जाएगा। अब हम जो बोल रहे हैं कि भाई हर कॉन्ट्रैक्ट तो एग्रीमेंट है, चलो ठीक है, पर
अब यहाँ पे 10 जो सेक्शन जो 10 लिखा है व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स में, इसमें पहला जो शब्द जो उसमें लिख रहे हैं कुछ, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। अब इसमें लिख दिया सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे इफ़ लगा दिया उन्होंने। अगर वो इफ़ नहीं होता तो मतलब यहाँ पर जो अभी तक मैं कह रहा था वो गलत होता है, यानी कि हर एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट माना जाता। पर अब यहाँ पे इफ़ लगा दिया तो मतलब ये कि उन्होंने कंडीशंस इम्पोज कर दी हैं कि हर एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा, पर कब होगा, इफ़ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। यानी कि फ्री कंसेंट ये उसका एक फीचर बन गया, इसको भी लिख लीजिए। ये एक एसेंशियल पार्ट है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फ्रेम करने का। पहला फ्री कंसेंट लिख लीजिए, फिर सेकंड लिखिए कॉम्पिटेंट पार्टीज, है ना। अभी अपन इसको डिस्कस करेंगे कॉम्पिटेंट पार्टी क्या होती है। फिर उसके बाद में लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन भी एक पॉइंट बन जाएगा आपका। ये फीचर्स बन जाएंगे या इंग्रेडिएंट्स कह लीजिए, है ना, कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या ज़रूरी है। फिर उसके बाद लिखिए लॉफुल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया। और लास्ट में है एंड आर नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, यानी कि इट शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड एनी काइंड ऑफ अ वॉइड सिचुएशन और एनी काइंड ऑफ एन वॉइड एग्रीमेंट। ठीक, तो अब यहाँ पर जो भी हमने बात लिखी जो पॉइंट्स लिखे हैं वो पॉइंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। हमने कहा कि हर एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा, पर कब होगा, जब ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी। तो फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज, फ्री कंसेंट का मतलब यहाँ पर क्या, तो फ्री कंसेंट का मतलब हाँ, कोई मतलब दबाव नहीं होना चाहिए, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, यस, अपनी इच्छा से होना चाहिए। यस, बिल्कुल, है ना, अपनी स्वयं की इच्छा से हो, किसी तरह की कोई दबाव ना हो। वो फ्री कंसेंट भी जो अभी अपन पढ़ेंगे उसके आगे 13 सेक्शन में आ जाएगा कि फ्री कंसेंट होगी क्या और मानी किसको जाएगी फ्री कंसेंट। ठीक है, तो फ्री कंसेंट जो है ये बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद में है कॉम्पिटेंट पार्टीज़। कॉम्पिटेंट पार्टी का मतलब यहाँ पर ये होगा कि वो पर्सन मेजर होना चाहिए, माइनर ना हो, क्योंकि ये कंडीशन है। क्योंकि माइनर जो है कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे या नहीं कर सकते, अगर करते भी हैं तो वो मान्य नहीं होगा, वो एब इनिशियो जो है वो वॉइड रहेगा, वॉइड एब इनिशियो। इसीलिए वो लास्ट में उन्होंने लिखा है एंड आर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, है ना। ऐसा कहीं लिखा हुआ ना हो कि भाई फलाना फलाना इस तरीके से अगर कोई काम या कोई एग्रीमेंट करेगा तो वो वॉइड होगा, अगर और उस तरीके से अगर कुछ किया जाता है तो वो अपने आप में वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा। तो अब यहाँ पर जैसे जो लास्ट लाइन जो लिख रही है आर नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, तो ये कुछ सर्कमस्टेंसेस और कुछ सिचुएशंस इस तरीके की बन जाती हैं या कुछ लोग बना देते हैं। तो वो कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं, वो सिचुएशंस भी अभी हम आगे उनको पढ़ेंगे। वॉइड एग्रीमेंट्स के अंडर में हम उनको पढ़ने वाले हैं। वो मतलब एक्सप्रेसली जो है वहाँ पर हमने बता रखा है कि भाई अगर इस तरीके से कुछ कोई करेगा एग्रीमेंट तो वो वॉइड होगा। जैसे कि हमने बेट लगाई, शर्त लगा ली, शर्त लगाने वाली जो बातें हैं वो वॉइड है। हम ट्रेड करते हैं, हम किसी को ट्रेड करने से रोक रहे हैं, हम किसी को न्याय लेने से रोक रहे हैं, है ना, तो वो वॉइड है। यानी कि हम कोई अगर ऐसा एग्रीमेंट करें, किसी को डिस्प्यूट कुछ अराइज हो जाए या किसी को नुकसान हो जाए और हम बोल दें कि भाई उस एग्रीमेंट में कि नहीं आपको जो है न्यायिक सहायता नहीं मिलेगी, आप जो है कोर्ट नहीं जा सकते, तो ये वॉइड एग्रीमेंट होगा। अगर हमने किसी कॉन्ट्रैक्ट में बोल दिया कि नहीं आप जो है बिज़नेस नहीं कर सकते, आप फलाने तरीके से या फिर यहाँ ऐसे बिज़नेस नहीं करेंगे, हमने उस पर कंडीशन अप्लाई कर दी जो कि उसके
फंडामेंटल राइट बन रहा है भाई। वो 21 आर्टिकल भी है, वो उसका फ्रीडम ऑफ राइट्स, राइट टू फ्रीडम भी है, उसके रहने खाने पीने का सब है, उसका बिजनेस करने तक का उसमें राइट है। पर वो राइट भी जो है वॉलेट कर रहे हैं। तो वो ऐसे अगर कोई अधिकारों का हनन करके जो है हम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और किसी पर्सन को अगर हम जो है वो बाउंड कर देते हैं कि नहीं आप ऐसा नहीं करेंगे, और राइट्स आपके वॉलेट हो रहे हैं, तो दैट मीन्स वी आर वॉलेटिंग देयर राइट्स, और दोज राइट्स विल बी कंसिडर्ड एज अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग वो सब जो है वॉइड एग्रीमेंट्स कहलाएंगे। जो भी इस टाइप के अगर कोई एग्रीमेंट करता है तो वॉइड एग्रीमेंट होगा, है ना। ये चीज़ बात, तो ये चीज़ अपन को ध्यान रखना है। तो इसीलिए जो है लास्ट में लिखा है नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। ये और क्लियर हो जाएगा कि अब और किस तरीके की चीज़ें होंगी। हाँ, शादी को लेके भी अभी आएगी बात कि ए और बी जो है सपोज मैरिज करना चाहते हैं, और सी और डी जो है वो ऐसा एग्रीमेंट कर लें कि वो ए और बी की शादी नहीं होने दें, तो ऐसे एग्रीमेंट वॉइड है, क्योंकि वो फ्री कंसेंट से जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, वो उनका राइट है, पर राइट वॉलेट किया जा रहा है। मतलब यहाँ पर सीधे सीधा सा अगर देखा जाए तो लॉ जो है वो हैम्पर किया जा रहा है, लॉ के साथ छेड़खानी की जा रही है ना, तो उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है, तो वो चीज़ नहीं करना है। ठीक है, तो फ्री कंसेंट हो गई। कॉम्पिटेंट पार्टी का मतलब ये कि जो कि वयस्क हो, यानी कि अबव 18 हो, 18 या 18+ हो, मतलब मेजर पर्सन हो, चाइल्ड ना हो, चाइल्ड माइनर ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो जो है अपने आप में वॉइड एब इनिशियो होगा कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, ना ही वो कोई एग्रीमेंट माना जाएगा, वो वॉइड होगा। ठीक, और उसके बाद फिर लॉफुल कंसिडरेशन और एंड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट। तो कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लॉफुल कंसिडरेशन यानी कि आपकी जो कि स्वयं की जो इच्छा जो हमें दिख रही है करने की, वो लॉफुल तरीके से होना चाहिए। यानी कि ऑफ़र जो मैं आपको दे रहा हूँ वो पहली बात तो वो लॉफुल हो, और दूसरा जो कंसिडरेशन जो आप दे रहे हैं जिस ऑफ़र के लिए, वो भी लॉफुल तरीके से होनी चाहिए। उसमें किसी तरह की कोई मिश्रण या कोई मिलावट ना हो, कोई मतलब फ्रॉड करने के लिए जो है आप कंसिडरेशन ना दे रहे हो, कोई और किसी तरीके का इन्फ्लुएंस करने के लिए, किसी का अनड्यू इन्फ्लुएंस करने के लिए कुछ अगर आप उसमें कंसिडरेशन में ये सब चीज़ें अगर शामिल करते हैं तो वो फिर लॉफुल कंसिडरेशन नहीं कहलाएगी। भाई मेरा मोटिव था ऑफ़र करने का वो एक पॉजिटिव था, पर कंसिडरेशन जब आपने उसके एक्सेप्टेंस के साथ में दी तो वो कंसिडरेशन में क्या हुआ कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स दिख रहे थे, मतलब ऐसा दिख रहा था कि वो लॉफुल तरीके नहीं है, या चाहते हैं कि भाई मेरे को नुकसान पहुंचाया जाए, इस वजह से जो है आपने एक्सेप्ट कर लिया उसको, है ना, तो वो चीज़ गलत होगी, तो वो एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा। अगर लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है तो वो वॉइड हो जाएगा, या फिर वॉइडेबल सिचुएशन पहुंच सकती है। ठीक, ऐसे ही ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर क्या होगा? या तो कोई प्रॉपर्टी वगैरह या जिस चीज के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो लॉफुल होना चाहिए। प्रॉपर्टी भी हो सकती है या कोई हमारी विषय वस्तु भी हो सकती है। हम किस लिए जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने का रीज़न, हमारा वो ऑब्जेक्ट मोटिव क्या है, वो लॉफुल होना चाहिए। वो किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं होना चाहिए। जैसे मान के चलिए, जैसे मैंने अभी ट्रेड वाली बात बताई आपको, या फिर जो है मैरिज वाली बात बताई, उसमें हम क्या उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसके राइट्स जो हैं वो वॉलेट कर रहे हैं हम, तो वो राइट्स उसके वॉलेट नहीं होने चाहिए। अगर वायोलेट होते हैं तो फिर वही आपका एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा या फिर वॉइडेबल माना जाएगा। यहाँ पर अगर इनमें से जो कि
ये जो बात है कंसेंट ऑफ द पार्टीज, है ना, अगर मान के चलो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट सॉरी किसी भी एग्रीमेंट में, कोई भी एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट में अगर पार्टीज कम्पिटेंट नहीं है, मतलब वो 18 ईयर्स से कम की एज का है अगर कोई पर्सन, और उसने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, और जहाँ पर अपने आप में वो वॉइड हो जाएगा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ जैसे कुछ लिखा हुआ है, जैसे जो लास्ट जो लाइन है, आर नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, मतलब कि अगर किसी जगह पर ऐसा लिखा है कि अगर इस तरीके से एग्रीमेंट हुआ तो वो अपने आप वॉइड होगा। तो ये दो कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पे एग्रीमेंट अपने आप वॉइड हो जाएगा लॉफुल तरीके से, लॉफुली जो है वो एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा शुरुआत से। पर अब कहीं पर किसी की, मान के चलो किसी एग्रीमेंट में किसी पार्टी की कंसेंट जो है वो अफेक्ट हुई है, कंसेंट अफेक्ट हुई है, या फिर कंसिडरेशन अफेक्ट हुआ है, या फिर ऑब्जेक्ट जो है वो भी जो है कहीं गड़बड़ सा दिख रहा है, यानी कि वो सही भी है गलत भी है इस तरीके का। हाँ, एक बात और है, अगर ऑब्जेक्ट आपका गलत है जिस वजह से आपने वो एग्रीमेंट किया है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट और जो अगर कोई ऐसा प्रोविज़न है जहाँ पे वो वॉइड डिक्लेयर हो रहा है, तो वो और ये कॉम्पिटेंट पार्टी, अगर ये तीनों ऐसे अगर देखा जाए तो ये सब जो है अपने आप में वॉइड माने जाएंगे, है ना, ये वॉइड होगा। पर जैसे कि कंसिडरेशन के साथ में, और जैसे कॉम्पिटेंट पार्टीज और फ्री कंसेंट वाली बात है, तो इनमें सॉरी कॉम्पिटेंट और पार्टी नहीं, फ्री कंसेंट वाली जो बात है या कंसिडरेशन की जो बात आती है, इनमें क्या होता है कि एग्रीमेंट जो वो वॉइडेबल सिचुएशन में पहुंच जाता है, वो वॉइडेबल सिचुएशन में आ जाता है, यानी कि वो या तो एनफोर्स हो भी सकता है एग्रीमेंट और नहीं भी हो सकता है। पर वो एग्रीमेंट एनफोर्स तभी होगा जब जिसकी कंसेंट जो है वो अफेक्ट हुई है वो अगर परमिट कर देता है तो, और यदि वो परमिट नहीं करता है तो फिर जो उसको वॉइड घोषित कर दिया जाएगा बाय द कोर्ट, है ना, उसको वॉइड घोषित कर दिया जाएगा, वो वॉइड माना जाएगा, ये बात आती है। और भी अब जो है वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। मेनली अगर कंसेंट जो है वो आपकी अफेक्ट होती है तो अब कंसेंट किस किस तरीके से अफेक्ट होगी तो वो चीज़ भी अपन को आगे पता चलेगी। 5 तरीके से कंसेंट अफेक्ट होती है ना, तो वो अभी अपन उसको भी देखेंगे। तो जनरली उन तरीके से अगर कंसेंट आपकी अफेक्ट हो रही है तो वो वॉइडेबल सिचुएशन में आ जाएगा। पर यदि ऑब्जेक्ट आपका अनलॉफुल है ना, या फिर कंसिडरेशन ही अनलॉफुल है पूरी, या ऑब्जेक्ट आपका अनलॉफुल पहुंच रहा है, या फिर कोई ऐसी वॉइड सिचुएशन में जाकर जो है आप वो एग्रीमेंट कर रहे हैं, है ना, पार्टीज कॉम्पिटेंट नहीं है, तो वो अपने आप में वॉइड माना जाएगा, वो वॉइड होगा, है ना। पर कहीं कहीं पर अब मान के चलो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो हमें लगता है कि नहीं ये सही है, हम उसको प्रूफ कर सकते हैं सही है हमारा ऑब्जेक्ट, या हम कंसिडरेशन हमारी सही है, इसमें कोई मिश्रण नहीं है, तो वो प्रूफ करने वाली फिर वहाँ पर बात आएगी। पर नॉर्मली जनरल तरीके से अगर देखा जाए तो यदि अगर कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है, ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है, पार्टीज कॉम्पिटेंट नहीं है, और कहीं पे अगर मान के चलो वो वॉइड भी हो रहा हो, लिखा हुआ अगर कोई वॉइड सिचुएशन वाली बात हो, तो वो इन चारों को अगर देखा जाए, अगर वो इनमें से कोई एक या चारों अगर किसी जगह पर मेंशन हो तो मतलब ये है कि वो एग्रीमेंट वॉइड है, वो एग्रीमेंट वॉइड होगा। पर जैसे फ्री कंसेंट वाली बात है तो फ्री कंसेंट में क्या होगा कि पार्टीज़ की कंसेंट जो है वो अफेक्ट हो रही है। अब पार्टी अगर अपनी उस कंसेंट को बोलता है कि ठीक है इट्स ओके, मैं देख लूँगा, मैनेज कर लूँगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो लॉ बोल रहे हैं, ये जो एग्रीमेंट है वो एनफोर्स हो सकता है, कोर्ट को फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। पर यदि कोर्ट को दिखता है कि भाई ये तो कंसिडरेशन ही बेकार, मतलब अनलॉफुल है, ऑब्जेक्ट ही अनलॉफुल है, ये माइनर पर्सन जो है ये एग्रीमेंट कैसे कर रहा है, तो वो देखते से ही उस एग्रीमेंट को ज़ीरो कर देगी, वॉइड कर देगी, है ना। ये कंडीशंस होती हैं।
अब इसके बाद में फिर उन्होंने नेक्स्ट जो पैरा है उसमें क्या लिखा, नथिंग हेयर इन कंटेंट शैल अफेक्ट एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया। नथिंग हेयर इन कंटेंट शैल अफेक्ट एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जो भी लॉ इन्फोर्स हो रहा हो इसमें से लिखी हुई कोई भी बात उसको अफेक्ट नहीं करेगी। एंड नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली रिपील्ड विच एनी कॉन्ट्रैक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन राइटिंग। और इधर से कोई भी बात जो है वो रिपील ऐसी नहीं की जाएगी कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में, अब टू विच एनी कॉन्ट्रैक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन राइटिंग और इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेस और एनी लॉ, इसमें क्या लिख रहा है, और एक सेकेंड, relating to the registration. हाँ है ना, रिलेटिंग टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ मतलब ये है कि अगर इंडिया में, यानी कि यहाँ पे जो भी बात लिखी है वो इंडिया में जो भी लॉ एनफोर्स हैं उनको प्रभाव में नहीं डालेगी, है ना। और यदि उनको एक्सप्रेसली रिपील नहीं किया गया है उधर से, तो फिर क्या है कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो भी अपने इंडिया में हो रहा है तो फिर उन्होंने और उसमें ऐड कर दिया गया, जो अपन ने इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं उसमें ये 2-3 चीज़ें और ऐड हो जाएंगी। क्या क्या, कि वो राइटिंग में हो, पहला उसमें विटनेस की प्रेजेंस हो, है ना, और डॉक्यूमेंट जो है वो रजिस्टर्ड भी हो, और वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड भी हो, है ना। तो ये चीज़ इसमें बताई गई है। है ना, ये बात इसमें अभी अब क्लियर मेरे को दिख रहा है यहाँ पे। इसीलिए अब यहाँ पर ये बोला गया है, नथिंग हेयर इन कंटेंट शैल अफेक्ट एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया एंड नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली रिपील्ड बाय विच एनी कॉन्ट्रैक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन राइटिंग। अगर इंडिया में कोई लॉ ऐसा बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट को राइटिंग में होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट के उसमें फिर विटनेस भी होने चाहिए, और कहीं पर जो है डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन भी होना ज़रूरी है, तो ऐसी कोई बात जो है वो इंडिया के रिस्पेक्ट में उसको अफेक्ट नहीं करेगी कोई भी बात, है ना। इस एक्ट में अगर कोई भी चीज़ लिखी हुई है तो इंडिया में जो भी अगर कोई लॉ अदर कोई लॉ है तो उसको अफेक्ट नहीं करेगी। कब, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो कह रहा है कि ठीक है आप ओरली भी कर सकते हैं और रिटन भी कर सकते हैं, पर अगर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर में जो है बोलता है कि भाई ये रजिस्ट्री होगी आपको तो रिटर्न में देना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ेगा, है ना। अगर कोई सेल डीड है या कोई और मॉर्गेज डीड है या फिर किसी और टाइप की भी डीड क्यों ना हो, लीज डीड क्यों ना हो, तो वो सब चीज़ें भी जो है आपकी फिर रजिस्टर्ड होनी चाहिए, प्लस राइटिंग तो नहीं होना है और वो भी रजिस्टर्ड होना चाहिए विद सम फीस जो भी है उसको पे करके और ड्यूटीज़ को पे करके, है ना। तो अपने इंडिया के रिस्पेक्ट में जो है ये फिर राइटिंग, विटनेस और डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन, ये 3 पॉइंट और उसमें आप ऐड कर लीजिए, है ना, कि अगर कोई एग्रीमेंट अगर इन पॉइंट्स को और इन पॉइंट्स को अगर सेटिस्फाई कर लेता है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें ये समझ में आता है कि ऐसे कौन से एग्रीमेंट्स होंगे जो कॉन्ट्रैक्ट कहलाए जाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। क्लियर हो रहा है, ये क्लियर हो रहा है? हाँ। ठीक। अब इसके बाद में 11th जो सेक्शन है अब उस पे आते हैं। 11th सेक्शन जो है वो ये कहता है हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब जो अपन ऊपर कॉम्पिटेंट पार्टीज़ यहाँ पे जो पढ़ा था ना, वो कॉम्पिटेंट पार्टीज़ को अब यहाँ पर कॉम्पिटेंसी
शो की जाएगी, यानी कि बताई जाएगी कि कौन कॉम्पिटेंट होगा और कौन नहीं होगा। अब अभी तक हमने जो है बात करी थी किसकी, कि जो पर्सन माइनर नहीं होना चाहिए, है ना, मेजर होना चाहिए। पर अब इसमें जो 11 सेक्शन में और भी चीज़ें अपन को पता चलेंगी। उसके अलावा सेक्शन 11 जो है वो ये कहता है हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट कौन होगा पर्सन। तो अब यहाँ उन्होंने बोला एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज़ द एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ विच ही इज़ सब्जेक्ट। यानी कि जिस पर्पज़ के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, जिस पर्पज़ के लिए वो एग्रीमेंट किया जा रहा है, वो पर्पज़, यानी कि अगर कहीं पर लॉ उसके लिए रिगार्डिंग में हो, उसके कोई रिगार्डिंग कोई लॉ हो, तो वो उसको बता दे कि भाई इस तरीके से ही हो सकता है, यानी कि ये पर्सन जो है क्वालिफाई है एग्रीमेंट करने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, है ना। तो यहाँ अपने इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने बोला वो पर्सन मेजर होना चाहिए। तो एज जो है उसकी मेजॉरिटी मतलब यहाँ पर हम जो है मेजर कितने पर्सन, मतलब किस ईयर से ऊपर के ईयर मानते हैं मेजर, यानी कि 18 या 18 से अगर ऊपर है तो वो मेजर कहलाता है। अगर 18 से एक दिन कम भी है तो वो माइनर होगा, ठीक है, वो माइनर में आ जाएगा। तो एक तो ये बात आई। फिर उसके बाद उन्होंने बोला according to the law to be subject and who is of sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject। ठीक है, यानी कि वो साउंड माइंड भी होना चाहिए और दूसरा वो लॉ, कोई भी जो लॉ वहाँ पे एनफोर्स हो उस जगह पे, वो उस पर्सन को डिस्क्वालीफाई ना करता हो कि इस तरीके की या ऐसे ऐसे लोग या ऐसे पर्सन्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अभी जैसे किसी को इम्प्रिजमेंट हो गई, जेल हुई है, वो अंदर बैठा हुआ है, तो अब यहाँ पर क्या गवर्नमेंट बोलती है कि हाँ वो जेल में बैठ के इलेक्शन लड़ सकता है, इलेक्शन फेस कर सकता है और चाहे तो वो रूल भी कर सकता है, जैसे कि अभी चल रहा था अरविंद केजरीवाल जो कर भी रहे थे ना, कर रहे थे वो। तो अब ये क्या, ये कंडीशंस है, पर यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं, यहाँ पे उन्होंने क्वालिफाई कर दिया या फिर जो है उन्होंने एलिजिबल कर दिया गवर्नमेंट ने कि जेल में रह के भी व्यक्ति जो है वो इस तरीके के काम कर सकता है, तो ये एलिजिबिलिटी है। पर अब यदि कोई अगर जेल पहुँच जाए और जेल में जाने के बाद में जो है गवर्नमेंट बोले कि नहीं, अगर किसी पर्सन को इम्प्रिजमेंट होती है तो इम्प्रिजमेंट के बाद में वो पर्सन ये नहीं कर सकता, वो पर्सन जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, अगर ऐसा लिख दिया जाए कहीं तो वो डिस्क्वालिफिकेशन बन जाती है। यानी कि अगर कोई मान के चलो इम्प्रिजमेंट हुई है, या फिर अब डिस्क्वालिफिकेशन में अपन माइनर्स को भी ले सकते हैं, यानी कि अगर कोई माइनर है, माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, एग्रीमेंट कर रहा है, तो वो अपने आप में डिस्क्वालीफाइड है बाय लॉ। तो वो डिस्क्वालीफाइड है मतलब ये कि वो एग्रीमेंट जो भी बना है वो अपने आप वाइड हो जाएगा, ठीक। तो वो लॉ के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन तय की जाएगी। अब जैसे फैक्ट्रीज एक्ट के अंडर में अपन बात करें तो 14 ईयर्स ऑफ एज जो है मिनिमम एज मानी गई है किसी बच्चे के लिए कि वहाँ पे वर्क करने के लिए, अगर फैक्ट्री में वर्क करना चाहता है तो कम से कम उसकी 14 साल एज तो होनी ही चाहिए। तो 14 ईयर्स वहाँ पे है, ठीक है, ये सब फैक्ट्री के लिए है। पर यदि अगर कोई वोट देना चाहता है तो फिर 14 साल आ जाती है ना। किसी और जैसे अब ऑफेंसेस की बात करें, सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात करें तो मेल की जो है 16 ईयर्स ही मान लेते हैं, फीमेल की 18 मान रहे हैं मेजॉरिटी। तो ये सब डिफरेंस है, ये सब वेरी हो रहे हैं, ये अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द लॉ, सब्जेक्ट टू अ लॉ, है ना। लॉ के अकॉर्डिंग जो है हमने माइनॉरिटी मेजॉरिटी डिसाइड कर दी है। तो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो हम 18 ईयर्स यहाँ पे लेते हैं, है ना। यहाँ पे मेजॉरिटी वर्ड लिखा है पर यहाँ पे इन्होंने एज ऐसे नहीं लिखी, तो अपन इसको 18 ईयर्स लेंगे, क्योंकि जनरली जो है 18 ईयर्स वाले व्यक्ति को ही मेजर माइनर वाला केस हुआ ना जो आपने मुझे स्टडी करने दिया था, मॉडिफाई वर्सेस दामोदर दोस वाला, यस, उसमें बताया गया ये माइनर वाला। यस बिल्कुल, इसीलिए मैंने वो पहले भेज दी थी वो लिंक आपको।
मौरी बीवी वर्सेस दामोदर घोष, उसमें क्या हुआ था उस एग्रीमेंट में, वो क्यों फेमस है सर वो केस? सर जो दामोदर था, दामोदर घोष था, उसकी एज 18 से कम थी। और जो ब्रह्मोदर थे, उसके जो चाचा थे, उसको उसने ना प्रॉपर्टी के लिए डील किया था, मतलब रेंट पे देने के लिए। और बल्कि जो ब्रह्मोदर था, उसको एज के बारे में पता था दामोदर की, कि उसकी एज 18 से कम है। तो लेकिन फिर भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। और फिर जो ब्रह्मोदर था, उन्होंने मौर्य बीवी को वो जो प्रॉपर्टी थी वो सेल कर दी। फिर उनकी जो दामोदर घोष की जो मदर थी, उन्होंने जो केस फाइल किया था कि मतलब जिस तक उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, दामोदर मतलब अंडर एज था, 18 से कम था। तो ये हाँ माइनर वाला केस था। हाँ, तो उसमें वो जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था फिर वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना गया था, है ना, हाँ। वो वॉइड हाँ कॉन्ट्रैक्ट होगा। सर, लेकिन उसमें जो प्रमोटर थी, उसकी तो मतलब डेथ हो गई थी। तो हाँ, फिर सर ये मौर्य बीवी और तो फिर मौर्य बीवी ने केस करा था या ब्रह्मोदर की साइड से केस हुआ था? तो ऐसा क्यों बोलते हैं कि उन दोनों का, बल्कि ब्रह्मोदर ने किया था ना, तो उसको नाम ऐसा क्यों लिखते हैं? देखिए क्या होता है, वो उनके रिप्रेजेंटेटिव बन के जो उन्होंने वो केस किया था उस समय, जो उसमें पार्टी अलग है, पार्टी का नाम दूसरा है ना। दामोदर घोष जो है वो उस समय माइनर था, माइनर रह के जो है, हाँ। मुझे जो याद है उसके फैक्ट्स वो ये हैं कि कुछ पैसे या कुछ लिया था उन्होंने दामोदर ने, और कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं आपको उस समय ऐसे में लौटा दूंगा। वो कोई मुनीम था, तो मुनीम को ये पता थी कि ये पर्सन जो है ये माइनर है, क्योंकि वो जानता होगा उसको, है ना। तो वो चीज़ पता होते हुए भी जो है उसने ओनर को नहीं बताया, और वो ओनर जो था वो समझ रहा था कि ये तो मेजर है, और उसने डॉक्यूमेंट्स भी जो है मेजर बताए, है ना। उसने जो भी डॉक्यूमेंट्स उसको दिए होंगे वो मेजर वाले बताए होंगे, दिए होंगे, तो उसको भरोसा हो गया, है ना। तो अब यहाँ पर क्या है कि क्या इशू रहा होगा, क्या नहीं, ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ, तो उसकी जो फिर जो मोहरी बीवी जो उसकी जो वाइफ होगी या कौन होगा उसका रिप्रेजेंटेटिव, तो उन्होंने फिर उसकी तरफ से किया, है ना, केस। तो वो फिर मौर्य वर्सेस दामोदर घोष जो है वो केस बना, है ना। हम्म। तो वो चीज़ आ जाती है। इसके फैक्ट्स जो हैं वो भी अपन डिस्कस करेंगे, मौर्य बीवी वाले, है ना। हाँ। बेसिकली ये जो केस है वो डायरेक्टली अगर देखा जाए तो ये लैंडमार्क केस बनता है माइनर्स के एग्रीमेंट को लेकर, है ना। हम्म। ये बात इसमें आएंगी। और वो, अच्छा एक मिनट, मेरे को लिंक जो आपने पढ़ा था ना मोहरी बीवी वाला केस, उसको एक बार ज़रा मेरे को भेजिए, या उसका कोई स्क्रीनशॉट हो तो वो उसको देख लेते हैं अपन, अभी पढ़ लेते हैं, हाँ, तो वो क्लियर हो जाएगा। एक मिनट, मैंने लिंक भेजी थी ना आपको पहले कोई? सर कोई लिख भेजूंगे वापस? नहीं नहीं, रुकिए मैं खोल लेता हूँ उसको। सर उस लिंक में तो इतना डिटेल में नहीं दिया गया है, नॉर्मली बताया गया है सर। ठीक है, तो एक मिनट। अब यहाँ पे इसके फैक्ट्स जो है ना वो बताए गए हैं, मौर्य बीवी वर्सेस दामोदर घोष। अब इसमें दामोदर घोष जो है उन्होंने 18 ईयर्स से कम यंग पर्सन बताया गया है, विच मीन्स ही कुडंट मेक लीगली कॉन्ट्रैक्ट्स, जो अभी अपन डिस्कस कर रहे थे। हम्म। ही ओन सम लैंड
एंड हिज मदर वॉज इंचार्ज ऑफ लीगली, उनकी जो मदर थी वो लीगली इंचार्ज थी उस दामोदर की, है ना। उन्होंने जो है कोई लैंड परचेज की होगी। ही यूज्ड हिज लैंड एज कोलेटरल फॉर अ लोन फ्रॉम ब्रह्मदत्ता, एग्रीइंग टू पे 20,000 विथ अ 20% इंटरेस्ट रेट एवरी ईयर, है ना। अब उसने जो है कोलेटरल के तरीके से उसको यूज़ करना स्टार्ट किया और लोन लिया किससे, ब्रह्मदत्ता से। 20,000 रुपये जो है उसने पे किए होंगे विद इंटरेस्ट 20% रेट, है ना। तो वो चीज़ उन्होंने बता दिया। अब इसके बाद में फिर उन्होंने बोला एट द टाइम ब्रह्मदत्ता वॉज अ मनी लेंडर एंड केदारनाथ मैनेज्ड हिज बिजनेस, केदारनाथ जो है उसका मुंशी था, मैनेजर, है ना, ऑन हिज बिहाफ। फिर केदारनाथ एक्टेड एज ब्रह्मदत्ताज रिप्रेजेंटेटिव। अब यहाँ पे जो भी उसका मुंशी था ना, वो मुंशी उस रिगार्डिंग हिज लैंड, केदारनाथ एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ ब्रह्मदत्ता न्यू अबाउट दामोदर घोष एज एंड इनकैपेसिटी टू सच कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पर हुआ क्या कि केदारनाथ जो कि ब्रह्मदत्ता की तरफ से जो एक्ट कर रहा था उसको पता थी कि ये सब, ये जो व्यक्ति है दामोदर दास, ये कौन है, माइनर है, ठीक, और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अब इसके बाद हुआ क्या, 1905 में 1895 10 सितंबर को दामोदर घोष ने क्या किया, एंड हिज मदर फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट ब्रह्मदत्ता, ब्रह्मदत्ता के अगेंस्ट में सूट फाइल किया गया, क्लेमिंग दामोदर दैट ही हैड बीन माइनर when he had mortgaged, rendering it invalid and improper. They wanted the contract to be cancelled. अब जो कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था उसको वो कैंसिल करवाना चाह रहे थे, और क्योंकि उस समय उसकी माइनर कुछ एज रही होगी और मॉर्गेज किया हुआ था, है ना, जो भी हमने लैंड लिया, मतलब उनकी अब जो भी कंडीशंस बनी, उन्होंने बोला कि भैया हमें जो है पैसे वापस दीजिए लीगली तरीके से, और वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाना चाह रहे थे। अब ड्यूरिंग द लीगल प्रोसीडिंग ब्रह्मदत्ता हैड पास्ड अवे, सो हिज रिप्रेजेंटेटिव टुक ओवर द केस। अब यहाँ पे उन्होंने लिख दिया, तो इसीलिए जो है वो क्या अपन दामोदर, वो जो मौरी बीवी जो है ना केस, वो इस वजह से वो फेमस हो गया था। अब यहाँ पे अब मौरी बीवी कौन थी या कौन था, तो यहाँ उन्होंने बोला द प्लेंटिफ argued that the contract should be cancelled because the defendant Damodar Ghosh had been deceitful about his age when he made the mortgage request. Mori is a person appealing the case, but she is a representative of Brahmadatta who had passed away. तो यहाँ इसीलिए जो है हम उसको मोहरी बीवी केस के नाम से या मोहरी बीवी वर्सेस दामोदर घोष के नाम से बोलते हैं या फिर जानते हैं, है ना। जनरली हुआ यही था कि उनको पता चला कि भाई ये माइनर है, इससे जो है हम पैसे नहीं ले सकते। अब जनरली जो, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है इस केस की, वो ये है कि जब पैसे लेने की बात आई, यानी कि जब इंटरेस्ट लेने की जब बात आई दामोदर से, तो उन्होंने बोल दिया कि भाई कैसा, मैं तो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं तो माइनर हूँ, मैं नहीं दे पाऊंगा। अब फिर बाद में जो कोर्ट में पहुंची, तो भाई ऐसे कैसे नहीं दे पाएंगी, एग्रीमेंट किया था जब जो है वो, तो आपने बताया था कि भाई आप मेजर है, ये था वो था, सॉरी। तो उस समय फिर बात ये पता चली कि इनके साथ में जो काम करते थे मुंशी, जो कि उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, और उनको पता थी कि ये माइनर है, फिर भी जो उन्होंने उसको पैसे दे दी, उधार पे उसको पैसे दिए हैं। और एक बात और बता दें आपको, इस केस से हमें ये भी पता चलता है कि अगर आपने माइनर को कुछ दिया है, किसी बेनिफिट में आपने उस माइनर को कुछ दिया है, तो वो फिर आप उससे वापस नहीं ले सकते हैं। इस केस से हमें ये भी चीज़ पता चलती है ना। तो इसीलिए अब यहाँ पर क्या हुआ कि अब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे बात आ गई कि अब नहीं, इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करो, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट मुझे मेरे को नहीं चाहिए, या जो है
वो ये बात आने लगी। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा जब वो कहा गया है कि ये जो भी एक्ट हुआ है या जो भी काम किया गया है वो माइनर की कैपेसिटी में काम किया गया है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो उस समय फिर यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज हुआ, द लीगल क्वेश्चन रेज्ड इन दिस केस दैट वेदर द डीड वाज void अंडर सेक्शन 210(5)(11)(6) ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और नॉट, यानी कि वो जो भी डीड बनाई गई थी, एग्रीमेंट जो बनाया गया था, void होगा या नहीं होगा। फिर वेदर द सर, और मॉर्गेज, अगर पता ही ना चले कि वो माइनर या कॉन्ट्रैक्ट कर रही तो फिर उस जगह पर वो मेजर माना जाएगा और उसकी, है ना, तो फिर उस जगह पर उसको जो है उसकी लायबिलिटी बनेगी। पर अब भले ही उस पर्सन को नहीं पता, पर उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको तो पता थी ना, और फिर भी हाँ, उसने तो उसको उसमें मनी बता ग्रांट देंगे किया। सर, अगर किसी को ही ना पता हो तो फिर वो चीज वापस हो सकती है। तो फिर हाँ, तो फिर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जा सकता है, वो इसीलिए क्योंकि उसने डिसीव किया है, क्योंकि उसने ना डिसीव किया है ना। और फिर इसमें यहाँ पे बताया कि द मॉर्गेज इनिशिएटेड बाय द डिफेंडेंट वाज वॉइडेबल और नॉट। अब जो मॉर्गेज इनिशिएट किया गया था डिफेंडेंट के द्वारा, यानी कि मॉर्गेज वो दामोदर के द्वारा, वो वॉइडेबल होगा या नहीं होगा, ये चीज़ देखने वाली है। यानी कि मॉर्गेज ख़त्म किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ये डिसीजन लिया जाएगा। और whether the defendant was obligated to return the loan amount he had received under the deed or mortgage or not। अब वो जो भी लोन अमाउंट जो लिया था डीड के अंडर में या मॉर्गेज के अंडर में, वो रिटर्न करने के लिए ऑब्लाइज है या नहीं है, ये चीज़ डिसीजन यहाँ पे लिया जाएगा। तो अब यहाँ पे फिर जब आर्ग्यूमेंट्स हुए, तो आर्ग्यूमेंट्स में फिर उसके बाद जजमेंट ने फिर जजमेंट क्या दिया, ये इसको पढ़ना, ये पूरा जो है ना अपीलेंट के आर्ग्यूमेंट्स, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या क्या हुए। अब आर्ग्यूमेंट जो है जनरली उन्होंने, अब अपीलेंट मतलब जिसने अपील की, यानी कि जिसने सूट फाइल किया है वो व्यक्ति, है ना। अब क्योंकि अपीलेंट का आर्ग्यूमेंट ये रहा है कि भाई रेस्पोंडेंट क्लेम कर रहा है कि वो माइनर है, रेस्पोंडेंट क्लेम कर रहा है मतलब दामोदर क्लेम कर रहा है कि मैं माइनर था उस समय जब ये मॉर्गेज हुआ था। बट द अपीलेंट आर्ग्यूज दैट द रेस्पोंडेंट वाज एक्चुअली लीगल एज एट दैट टाइम। पर ये जो दत्त जो था या जो मौरी बीवी का जो भी रिप्रेजेंटेटिव जो उसका रहा होगा, तो वो बोल रहा है कि नहीं ये तो लीग उस समय मेजर था। Then the appellant and the representative had no knowledge that the representative was a minor। यानी कि अपीलेंट को पता ही नहीं था, इनका कहना ये कि अपीलेंट को मतलब हमें तो पता ही नहीं था कि वो माइनर है। They asserted that the respondent provided false information about his age and the result should not be entitled to any relief। यानी कि ये वही बात बोल रहे हैं, यार हमें तो पता ही नहीं था कि ये तो मेजर है, मुझे नहीं पता थी। पर फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला, द अपीलेंट कंटेंट्स दैट सेक्शन 115 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज इन दिस केस। उन्होंने फिर ये बोला कि अब 115 एविडेंस एक्ट जो था वो उसमें ये बोला गया है, प्रिंसिपल या एक डॉक्ट्रिन दी गई है, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल। डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल जो है 115 सेक्शन एविडेंस एक्ट का बात करता है, जो कि उसका मतलब ये आता है कि आप एस्टॉप्ड है, यानी कि आपने जो एक बार बोल दिया, कह दिया, आप फिर उसके लिए बाध्य हैं उस काम को करने के लिए, वो ये कहता है वो सेक्शन। तो उन्होंने जो है उसका भी सहारा लिया कि भाई 115 सेक्शन तो ये चीज़ कहता है कि जो एक बार हो जाता है वो हो जाता है, वो तो फिर करना ही पड़ेगा, पैसे तो देने पड़ेंगे उसको दामोदर को। वो कोई माइनर नहीं था हमारे समय जब एग्रीमेंट किया, जब मॉर्गेज हुई, है ना। फिर उसके बाद इसमें लिखा दिस सेक्शन स्टेट्स दैट 1%, हाँ यहाँ पर लिखा है दिस सेक्शन स्टेट्स दैट इफ 1% इंटेंशनली कॉजेज अनदर पर्सन टू बिलीव, यानी कि हम ये यकीन दिलवा दें सामने वालों को कि मैं मेजर हूँ, तो फिर वो मेजर माना जाएगा। और जो कि हालांकि सही भी बात है, ये बात जो इसमें ली गई है बिल्कुल सही लिखी है। यानी कि इसीलिए मैंने आपसे बोला कि अगर सामने वालों को बिल्कुल भी अंदाज़ा ना हो और गलत तरीके से जो है मैं आपको बता दूं कि मैं मेजर हूँ,
तो वो मेजर ही माना जाऊंगा। फिर वो बात पलटी नहीं जाएगी। वो फिर मैंने अब बोला किस वजह से, इस सेक्शन 115 की वजह से लिखा था, बोला था, वो चीज़ उन्होंने यहाँ पे लिख दी, है ना। तो इसका यहाँ बोलने का मतलब ये, दिस सेक्शन, उसने बोला कि ये जो सेक्शन है ये बोलता है कि भाई अगर इंटेंशनली अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को बिलीव दिला दे और उसको सच सच बोल के, मतलब ऐसा गलत जो भी कुछ गलत बात हो उसको सच बना दे और सामने वाले को जो है बिलीव करवा दे, उसको जो है फेथ हो जाए उस पर, जो भी वो डिक्लेरेशन दे रहा है, जो भी वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है ना। फिर उसके बाद नीदर पार्टी नॉट देयर रिप्रेजेंटेटिव कैन लेटर डिनाई द ट्रुथ ऑफ दैट मैटर इन एनी लॉ सूट और प्रोसीडिंग। फिर बाद में वो फिर उसको मना नहीं कर सकते किसी भी आगे लॉ सूट में या प्रोसीडिंग्स में। आप फिर ये नहीं बोल सकते कि नहीं मुझे नहीं पता था या नहीं मना नहीं किया था, नहीं ऐसा तो वो ही नहीं था, है ना। यानी कि एक बार जो आपने बोल दिया वो बोल दिया, है ना, क्योंकि मैंने आप पे विश्वास कर लिया और उसी विश्वास के हिसाब से जो है फिर मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया था, आप पे भरोसा किया था। तो उनका यानी कि जो मौरी बीवी की साइड, जो मौरी बीवी थी, उनका कहना ये था। फिर उसके बाद उन्होंने बोला अपीलेंट इन मौरी आर्ग्यूज, उन्होंने रेस्पोंडेंट मस्ट रीपे द अमाउंट। फिर वो अमाउंट को रीपे करने की बात बोलने लगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग और SRA के एक्ट के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये सब बातें उन्होंने कुछ कही। फिर रेस्पोंडेंट का आर्ग्यूमेंट जो है वो रहा कि ब्रह्मदत्त जो थे एंड उसके जो एजेंट थे केदारनाथ वर अवेयर ऑफ द ट्रू एज ऑफ द रेस्पोंडेंट। यानी कि जो केदारनाथ जो था एजेंट ब्रह्मदत्त का, उसकी ट्रू एज को लेके पता थी उसे, ठीक। Given that the respondent was a minor when he entered into the mortgage, the contract is considered void. अब रेस्पोंडेंट को जब ये पता थी कि वो माइनर, रेस्पोंडेंट जब वो जैसे माइनर था और वो मॉर्गेज में जब वो एंटर हुआ है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अपने आप वॉइड है, जो भी अपन ऊपर पढ़ रहे थे सेक्शन 11 में जो उसमें बताया गया वो। तो जजमेंट जो है उन्होंने फिर क्या बोला, after carefully examining the facts of the case, the Privy Council ruled that the agreement made with a minor is void ab initio, which means it is void from very beginning. The court also addressed the defendant's arguments. और देख लीजिए इसको, फिर इसमें determined that the law of estoppel would not apply। ये estoppel वाली जो बात मैं अभी आपको बता रहा था 115 सेक्शन वो है। In case since Brahmo attorney had knowledge of Damodar's minority status, है ना। अगर ये, और जो कि नॉर्मल भी है, नॉर्मल सिचुएशन पे भी वो चीज़ डिपेंड करती है कि अगर मान के चलो हम अनजान व्यक्ति हैं, हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं और देखते से ही जो हमें लगता है कि नहीं यार ये जो है बायस्ड है, यानी कि मेजर है पर्सन, तो नेचुरली उसको मेजर मानेंगे, हमें कोई डाउट आएगा भी नहीं जब तक वो खुद ना बता दे कि मेरी एज इतनी है। और फिर मान के चलो हमने उससे डॉक्यूमेंट्स भी लिए, डॉक्यूमेंट लेने के बाद में जो हमें पता चलेगी कि यार ये तो मेजर नहीं आ रहा है, मेजर है, तो मेजर। अब हो सकता है कि उसने डॉक्यूमेंट जो हमें दिए हैं वो डॉक्यूमेंट गलत है, पर उन जो डॉक्यूमेंट हमारे पास आए उन डॉक्यूमेंट को देखकर हमें क्या लगा, ये ओरिजिनल है, ये बिल्कुल सही है, ये व्यक्ति जो हमसे कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, तो फिर अब कोई डाउट होगा ही नहीं। और जब कोई डाउट नहीं होगा तो फिर ऐसे केस में एस्टॉपल जो प्रिंसिपल है वो लग जाती है, वो अप्लाई हो जाती है, यानी कि वो व्यक्ति फिर इस कॉन्ट्रैक्ट में बंध जाएगा, फिर उसकी लायबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। पर अब यहाँ हुआ ये था कि सामने वाला जो है वो माइनर है, ठीक है, मुझे नहीं पता, पर मेरे साथ में जो काम कर रहा है, जो मेरा मुंशी है, वो तो उसको जानता है ना, वो उसको जानता है, और पैसे जो है वो इसने उसको दिए मेरी तरफ से, और ये जान के दिए कि वो माइनर है ना। वो उसने प्रॉपर्टी मॉर्गेज भी कर ली, उसकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज भी कर ली हमने,
तो वो चीज़ गलत होगी, वो चीज़ गलत होगी, है ना। अब भले ही जो है वो आप जानते हो कि वो माइनर है और वो डॉक्यूमेंट आपको कुछ और बता रहा है या कुछ और दे रहा है, या आप उससे एग्रीमेंट कर लेते हैं, तो फिर ऐसी कंडीशंस में जो भी आपने उसको मान के चलिए, अगर कोई पैसे दिए होंगे तो वो पैसे भी रिटर्न नहीं होंगे, यानी कि आप पैसे वापस नहीं ले सकते उससे, ठीक। और दूसरा, सर और फिर जो उसकी प्रॉपर्टी थी वो मतलब उसको वापस मिल जाएगी? वापस मिल जाएगी, वापस मिल जाएगी। तो ये इसमें क्या है, ये ड्रॉबैक, यानी कि इसको मोहरी बीवी जो केस, यानी कि जो पार्टी थी, ये कौन क्या नाम है इसका, ब्रह्मो, नहीं ब्रह्मो वाला जो ब्रह्मोदर, हाँ इसको तो लॉस हो गया, हाँ इसको लॉस हो गया। और क्यों लॉस हुआ, क्योंकि उसके नॉलेज में होते हुए भी उसने फिर वो माइनर से कॉन्ट्रैक्ट किया, इसलिए, ठीक है। हाँ तो बस ये चीज़ अपन को इसमें ध्यान रखना है कि हमें माइनर से कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं है। और दूसरा एक बात और बताते हैं कि माइनर को अगर आप उसके बेनिफिट के लिए अगर आप उसको कुछ देते हैं तो फिर वो आप उससे लेने का हक नहीं रखेंगे, आप नहीं रख सकते। मान के चलो मैंने 10,000 रुपये उसको दे दिए, तो मैं उससे पैसे वसूल नहीं सकता, मैं उससे पैसे नहीं वसूल सकता। ये इसके अंडर के प्रोविजंस के बातों में मतलब ये सब चीज़ें कवर हो जाती है ना। बस ये बात है इसमें, है ना। ठीक है, आज के लिए अपन सिर्फ इतना बहुत इतना रखते हैं, है ना, काफ़ी है ना। क्योंकि ये दामोदर जो केस है ये इसीलिए उसको लीडिंग केस बोला गया, इसीलिए उसको लैंडमार्क केस बोला गया है ना। क्योंकि दामोदर जो केस है उसमें सीधा सीधा उन्होंने बुलाया कि भैया गलती से भी आप जो है माइनर से कॉन्ट्रैक्ट कर मत लेना, वो हाथ जोड़ता है, तो मौरी बीवी ने हाथ जोड़ लिए, भैया नहीं करना, है ना। क्योंकि वाइड एवेन इशू है शुरू से, वो हम कोई कंसिडरेशन कुछ नहीं होगी, हम मानेंगे ही नहीं कि भाई वो एग्रीमेंट हुआ है, कोर्ट ने सीधा कह दिया। और कारण क्या था, कारण सिर्फ इतना था कि मेरे रिप्रेजेंटेटिव को पता थी वो बात कि वो माइनर है। मेरा रिप्रेजेंटेटिव मतलब मैं खुद, लॉ कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ये चीज़ होती है। हमारा अगर कोई एजेंट है और हमारे एजेंट को कोई बात पता है तो मतलब ये समझी जाएगी कि वो बात मुझे पता है, भले एजेंट ने मुझे नहीं बताई वो बात अभी, पर समझी यही जाएगी लॉ की नज़र में कि मुझे वो बात पता है। क्यों? क्योंकि वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, वो मेरा एजेंट है, मैंने उसको अटॉर्नी पावर दे रखी है, पावर ऑफ अटॉर्नी जिसको अपन कहते हैं, वो क्षमता, वो चीज़ मैंने उसको दी हुई है, वो मेरी साइड से स्वतंत्र है, वो जो भी करना चाहे कर सकता है। अब वो भले ही मुझे बताए नहीं बताए, वो उस तरह है ना। पर वो चीज़ गुड फेथ में भी होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना, वो चीज़ गुड फेथ में भी होना चाहिए। एजेंट जो भी काम करे मेरे लिए वो गुड फेथ में हो, मुझे नुकसान करने के लिए काम ना करे, है ना। किसी को मार के आ गया तो वो ये नहीं समझा जाएगा कि मैंने उसको बोला है मारने, वो ऐसा नहीं समझा जाएगा ना। लाइबिलिटी कब बनेगी कब नहीं बनेगी वो भी अपन अभी डिस्कस करेंगे एजेंट को लेके। तो एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे भी अपन को समझ में आता है एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन इस केस, ठीक है। सर ये जो सेक्शन 13 कंसेंट वाली चीज है इसकी डेफिनेशन मेरे पास लिखी हुई है। हाँ सर, ये जो कॉरिजन अंडर ये सब चीजें। हाँ हाँ हाँ, ये सब तो फिर अभी उसमें 14 सेक्शन के उसमें आएगा, 14 उसमें बता दिया जाएगा, और 15 से जो है फिर वो बताएंगे, उसको डिस्कस करेंगे अपन, अनड्यू इन्फ्लुएंस वगैरह, है ना। चलिए, और कुछ कोई डाउट है, कोई और डिस्कशन वाली बात?
नहीं सर। चल ठीक, ठीक है बेटा, ओके, गुड नाइट। नहीं सर।